प्रियंका गांधी ने पलट दी है बाजी। अचानक जो गेंद नरेंद्र मोदी ने फेंका उसको उसी गति से एंगल देते हुए इतनी जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी कर दी कि प्रियंका गांधी ने मैच की बाजी पलट दी है। और दूसरे चरण का चुनाव प्रचार आज खत्म हो रहा है। इलाके में राजपूतों के साथ साथ जाट वोटर्स भी अब कमर कस चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गोलबंद हो रहे हैं। और भी बहुत सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी फोकस करेंगे और प्रियंका गांधी के खास तौर से उस बयान पर जिससे हंगामा मचा हुआ है। स्वागत है आपका, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश के जाने माने पत्रकार हरिशंकर जोशी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले बात उसी बयान से जो इन दिनों तूफान मचा रहा है हिंदुस्तान में। नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया कि कांग्रेस सत्ता में आएगी, इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा तो लोगों के जेवर छीन लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, 2 गाड़ी होगा तो 1 गाड़ी छीन लेंगे, इस तरह की बातें की। और उसके बाद बवाल मच गया। उन्होंने कहा कि मैनिफेस्टो में ऐसा लिखा है, सही गलत तो अपनी जगह है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का जो इकोसिस्टम है पूरी तरीके से इस बात को झूठ सच प्रचार करने में लगा हुआ है कि ये लोग देश की दौलत को आप लोगों से छीन करके अल्पसंख्यकों में बांट देंगे। हालांकि इस बात पर किसी को विश्वास हो नहीं रहा है, लेकिन प्रियंका गांधी ने इस मसले पर जिस तरीके से रिएक्ट किया, इसने पूरी बाजी ही पलट दी। प्रियंका गांधी ने कहा कि हम देश में हमारा शासन रहा है कांग्रेस का 55 साल तक, और इन 55 सालों में किसी के जेवर गहने लूटे और छीने नहीं गए। सच तो यह है कि जब युद्ध हो रहा था भारत चीन का, तो हमारी दादी इंदिरा गांधी ने अपने सारे जेवर उस समय जो राष्ट्रीय कोष था उसमें दान कर दिया। और उसके बाद अपनी माता का जिक्र करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरी मां ने तो अपने मंगलसूत्र देश पर कुर्बान कर दिया। और ये 2 बातें बहुत ही भावना के तौर पर, और इस तरीके से हम वो बाइट आपके सामने पहले की बातें पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। ये प्रियंका गांधी ने ये बताया, और ऐसा नहीं है कि यूं ही कही गई बातें हैं। हम आपको स्क्रीन पर वो दृश्य लाना भी चाहते हैं कि देखिए, इंदिरा गांधी अपने गहने दान कर रही हैं। ये राष्ट्रीय आपदा कोष बना था, उसमें आप मुझे ठीक मैं थोड़ा भूल रहा हूं, आपदा कोष नहीं कुछ और नाम था। उसमें उन्होंने देश के नाम पर अपने गहने दान किए थे। और ये तस्वीर है, ये तस्वीर गवाही देती है कि इंदिरा गांधी ने अपने गहने देश के लिए तब दान किए थे जब देश को सबसे ज्यादा जरूरत थी और जंग का समय था, जंग लड़ी जा रही थी। और मैं हरिशंकर जोशी जी से पहले कि आपके पास आऊं, एक और छोटी सी बाइट प्रियंका गांधी की चलाना चाहता हूं। प्रियंका गांधी ने मणिपुर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मणिपुर में जब एक जवान की पत्नी, यानी सेना के जवान की पत्नी को नंगा परेड किया जा रहा था, उस वक्त उसके मंगलसूत्र की चिंता नरेंद्र मोदी ने क्यों नहीं की? इस बाइट को भी हम थोड़ा आपको सुनाना चाहते हैं। मणिपुर में एक जवान की बीवी को
का वस्त्र हरण करके पूरे देश के सामने चलाया। मोदी जी चुप थे, कुछ नहीं बोले, उसके मंगलसूत्र के बारे में नहीं सोचा उन्होंने। और ये जो अपील है, ये भावना जो है, इसका जवाब नरेंद्र मोदी या उनके इकोसिस्टम के पास नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो कभी कुर्बानी की नहीं है देश के लिए। उन्होंने तो आजादी से पहले भी अंग्रेजों की चरण वंदना की, और आजादी के बाद भी कुर्बानी का इतिहास उनके पास है नहीं। वो केवल हमले कर रहे हैं, और उन लोगों पर हमले कर रहे हैं जिनके पास कुर्बानी की विरासत है। तो हरिशंकर जोशी जी, ये दांव जो चुनाव में चला और उसकी काट जो प्रियंका गांधी ने की, क्या इसने वाकई बाजी पलट दी है? प्रेम कुमार जी, ये दाव नहीं है, ये बौखलाहट है। बौखला गए हैं और मानसिक संतुलन खो बैठे हैं मोदी जी। ये इस बयान से स्पष्ट परिलक्षित होता है कि मोदी जी जब जब हारने की स्थिति में पहुंचते हैं, तब तक वो इस तरह का व्यवहार करने लगते हैं। उनकी मानसिक दशा जो है वो उनके चेहरे पर, उनके आवाज में, उनकी बोली में, उनके कृत्यों में दिखाई देती है। ये दाव नहीं चला है उन्होंने, ये बौखलाहट है। जिसको आप दाव बता रहे हैं कि वो दाव चला है, वो दाव तो पहले राहुल गांधी और कांग्रेस के खड़गे जी चल चुके, वो कमेटी चल चुकी जिसने मैनिफेस्टो बनाया था। उनका जो घोषणा पत्र है कांग्रेस का, उसका नाम भले ही कुछ भी दिया हो, आजकल घोषणा पत्र कोई नहीं देता है, कोई गारंटी देता है, कोई संकल्प पत्र देता है, लेकिन उसमें उन्होंने जो लिखा है उसका कोई भी इनके पास में वो जन जन तक पहुंच रहा है। और फिर दूसरा, ये अपने ही जाले में फंस गए हैं। देखिए, मकड़ी जो जाला बुनती है वो उसमें खुद भी उस जाले में फंसी रह जाती है। उस जाले से बाहर निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल काम होता है, नहीं निकल पाती है जब तक कोई बाहरी शक्ति उसको वहां से ना निकाल दे। तो उन्होंने संविधान के लिए, संविधान को बदलने के लिए, संविधान को खत्म करने के लिए, या जो भी उन्होंने बयान दिए, और उसके बाद उनके जो भक्त मंडली है वो उसमें जुट गई, एक के बाद एक लगातार सांसद और उनके प्रत्याशी और तमाम लोग उसमें जुट गए कि 400 पार, संविधान भी पार। तो वो जो 400 पार संविधान पार है, उसकी जो मैसेज गया है, वो मैसेज आपको चुनाव परिणाम वाले दिन 4 जून को दिखाई देगा कि संविधान के साथ में इस तरह का खिलवाड़ करने की मंशा, यानी सोच भी, मतलब क्या गुल खिला सकती है, ये आप 4 जून को देखेंगे। आप देखेंगे कि किस तरह से जो जिनको इस देश के संविधान ने खड़ा किया है, जिसमें दलित और पिछड़े हैं, जिनका उत्थान हुआ है, जिनको आरक्षण मिला है, वो किस कदर गुस्साए हुए हैं, ये आपको 4 जून को पता चलेगा। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मूल वोटर है, वो वोटर जो उनके साथ रहा है 47 के पहले और बाद में, उसकी 15 से 20% से ज्यादा नहीं है वो, और ये उसी स्थिति में जाने की तरफ बढ़ चले हैं। आप देखिएगा, हम जो सोच रहे हैं ना, हम अलग तरीके से सोच रहे हैं। जैसे कि सेकंड फेज में, फर्स्ट फेज में तो अच्छा किया है इंडिया गठबंधन ने, लेकिन सेकंड फेज में ये जातिगत समीकरण है, ये है, ये अब ग्राउंड पर आप जाइए, आप किसी कुम्हार से बात कीजिए, आप किसी और जाटव से बात कीजिए, दलित से बात कीजिए, आप किसी से बात कीजिए, वो बहुत चिंतित है। और वो अब ये मान लीजिए कि तमाम सारे गठबंधन के मूर्ख प्रत्याशी भी इस बार उनकी लॉटरी लगने वाली है। प्रेम जी, मैं आता हूं उस विषय पर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आपसे पूरा मुआयना भी करूंगा कि क्या होने वाला है, लेकिन थोड़ी चर्चा हम इस पर जरूर करना चाहते हैं कि प्रियंका गांधी ने जो बात कही है, ये पूरे देश में इस बात को
नरेंद्र मोदी और उनकी टीम में फैला रही है कि इंडिया अगर गठबंधन आया तो आपकी दौलत छीन लेंगे। ये एक ऐसी हास्यास्पद बात है, आपने बहुत सही कहा कि ये फ्रस्ट्रेशन है। जी जी, जी देखिए, कुछ बोल ऐसा रहे है, हैं। प्रियंका गांधी ने जो कहा है वो उन्होंने हकीकत बयां की है, उसे पूरा देश जानता है, उसका प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, उसे दोहराने की जरूरत नहीं है। पूरा देश जानता है कि किस तरह से कांग्रेस ने कुर्बानियां दी हैं, एक के बाद एक कुर्बानियां दी हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का और हमारे शहीदों का एक इतिहास है, वो सब जानते हैं, सबके सामने है, परिलक्षित होता है वो। आप देखिए कि किस तरह से राहुल गांधी, राजीव गांधी की हत्या की गई, किस तरह से मंगलसूत्र, वो गलत थोड़ी करी है प्रियंका गांधी, उन्होंने देश के लिए अपना मंगलसूत्र कुर्बान कर दिया। इंदिरा गांधी जी की फोटो दिखाई है आपने कि उन्होंने युद्ध के समय अपने गहने दान कर दिए। कांग्रेस ने तो हर चीज दान ही दी है, अपनी अपनी व्यक्तिगत संपत्तियों को समय समय पर दान दिया है। और ये स्वतंत्रता संग्राम से पहले भी है। क्या जरूरत थी नेहरू जी को कि वो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में गांधी जी के साथ उनके पीछे चलते, उसमें कूदते स्वतंत्रता संग्राम? वो तो एक राजा जैसी जिंदगी अंग्रेजों के जमाने में भी, जब यहाँ फिरंगियों का रास्ता, तब भी गुजर बसर कर रहे थे। इलाहाबाद में आनंद भवन मिसाल है, वो भी उन्होंने देश को दे दिया। उन्होंने अपने पास रखा क्या है? और जरा सी उसमें वो अपना सारा सुख तो, ये जो आज नेहरू को बोलते हैं, वो पहले ये तो जान ले नेहरू ने कितने साल अपने जिंदगी के जेल में बिताए। तो प्रियंका गांधी जो कह रही हैं वो जानते हैं, वो सच है। उस सच को हमारे सभी भारतवासी अच्छी तरह से जानते हैं। सिर्फ उनके आंखों पर थोड़ा पर्दा डाला गया है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नए नए ग्रेजुएट हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? जो संविधान को जिन लोगों ने नहीं पढ़ा था, मंगलसूत्र की बात कहने के बाद उन्होंने उस संविधान, उस घोषणा पत्र को कांग्रेस के पढ़ लिया। मनमोहन सिंह का वो भाषण आर्काइव से निकाल निकाल कर इतनी बार सुना गया, तब नहीं सुना गया होगा। तो ये चीजें जो हैं आसान कर दी हैं मोदी जी ने कांग्रेस के लिए खासतौर से, और इंडिया गठबंधन के लिए, कि ये राज आया तो मंगलसूत्र भी उतर जाएगा। जोशी जी, एक और महत्वपूर्ण बात है कि इस देश के में जो नोटबंदी आई, जो जीएसटी लगी, जो कोरोना आया, इस दौरान संकट से जूझते हुए देश की ज्यादातर महिलाओं ने अपने जेवरात बेच दिए, अपने मंगलसूत्र बेच दिए। जो गरीब तबका था उसने उन्हीं सेविंग्स को, उन्हीं गहनों को बेच करके अपने बुरे दिन काटे। तो आज हमारे देश की महिलाओं के पास मंगलसूत्र बचे कहाँ हैं? वो तो छीन गए हैं। कोरोना में छीने, नोटबंदी में छीने, जीएसटी ने बहुत लोगों का बुरा हाल किया। तो ऐसे में ये जो सवाल नरेंद्र मोदी जी उठा रहे हैं मंगलसूत्र बचाने का, और डर दिखा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन, ये तो फिजूल है। ये तो उल्टे उनसे पूछे जाने वाले सवाल हैं। जी देखिए, ऐसा है कि मंगलसूत्र पर बोलने का अधिकार मोदी जी तो बहुत पहले ही खो चुके हैं। जो अपने अपने घर में, अपने परिवार में मंगलसूत्र का मान नहीं रख सके, अपनी पत्नी को त्याग दिया उन्होंने शादी के बाद, और झूठ बोलते रहे, कुंवारा दिखाते रहे, अपने को कुंवारा नहीं, अविवाहित। तो हाँ, कोई भी आरएसएस का व्यक्ति जो है वो कुंवारा नहीं कहते, हम उसे अविवाहित कहते हैं। और बहुत सारे उदाहरण है जो सार्वजनिक रूप से दिए जाने के काबिल नहीं है, इसलिए हम उन पर नहीं जाएंगे। लेकिन ये मंगलसूत्र पर बोलने का अधिकार मोदी जी को कैसे मिल सकता है? जो व्यक्ति अपने घर से सोना चांदी जेवरात लेकर भाग गया हो, और वो काहे के लिए गया? उनके भक्त कहते हैं कि वो जैसे महात्मा बुद्ध चले गए थे, भगवान बुद्ध चले गए थे, इस तरह भागे वो। अरे वो मोक्ष के लिए गए थे, ये किसके लिए गया? ये तो देखो कि इसने जब वो भागा फिरा गया, इस बीच उसने क्या क्या किया। वो जेवरात उसने कोई देश के लिए थोड़ी खर्च किए। इनको तब भी वैसी आदत थी जैसी अब है, 10 लाख रुपए का चश्मा, 15 लाख रुपए का घड़ी, और
लग्जरी की जो आदत है ये वही है, ये तब भी वही कर रहे होंगे। उसके बाद जब वो खत्म हो गया तो इन्होंने फिर कोई इनको मिल गया होगा चाय बेचते बेचते, उन्हें लगा होगा कि इस आदमी में कुछ पोटेंशियल है, वो ले गया। और देखिए हमारे देश का तो इतिहास है इस तरह की किस्से कहानियों से भरा हुआ है। और नोटबंदी में, कोरोना में मंगलसूत्र बचे किसके पास हैं, गहना बचा किसके पास है? बात उन्होंने मंगलसूत्र की बात कही है, तो मंगलसूत्र तो उन्हें मतलब अपने जुबान से कहना शोभा ही नहीं देता, उन्हें कहना ही नहीं चाहिए मंगलसूत्र के विषय में। और मंगलसूत्र कह के वो उत्तर भारत में मंगलसूत्र का रिवाज इन धारावाहिकों के आने के बाद दक्षिण से उत्तर की तरफ आया है। ये रिवाज यहाँ पर हमारे यहाँ तो हसली पहनी जाती थी, मंगलसूत्र कब पहना जाता था? हसली किसके पास बची है? अब सोना 75,000 रुपए तोला हो रहा है, और एक हसली जो है वो 20-25 ग्राम की हसली बनती है, इससे कम की हसली नहीं बनती है। हमारे यहाँ, हमारे उत्तर भारत में खासतौर से इस पूरे उसमें उत्तर प्रदेश में, ब्रज में और दूसरी जगह राजस्थान में ये रिवाज था कि वो मंगलसूत्र नहीं पहना करते थे, चेन नहीं पहना करते थे, वो लोग हसली पहना करते थे। हसली सोने की एक बड़ी वो हुआ करती थी, और जिनके पास में सोने से हसली नहीं बनवाने की हैसियत थी, मतलब वो भारी बनती थी, 200-250 ग्राम तक की भी बन जाती थी, वो लोग उस पे सोने का पत्र चढ़ा लिया करते थे। मंगलसूत्र की बात करते हैं, हसली की। भाई यहाँ तो एक अंगूठी खरीदने के लिए आज पैसा नहीं है, महिलाओं के पास में एक कुंडल खरीदने के लिए पैसे नहीं है, महिलाओं के पास में अपने एक चूड़ी खरीदने के लिए तो पैसे नहीं है। तो ये सारी चीजें जो हैं मोदी जी आपको शोभा नहीं देती। आपने देखा था जब कर्नाटक हार रहे थे तो ये क्या कर रहे थे? ये बजरंग बली चिल्ला रहे थे, बजरंग दल को बजरंग बली में कन्वर्टेड कर रहे थे, और बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली, और गला सूख जाता था, जय बजरंग बली तोड़ दे दुश्मन की नली। अरे भाई, जब ये हारने लगते हैं तब ये इसी तरीके के स्वांग करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, मानसिक संतुलन खो देते हैं, और फिर ये कुछ भी अगड़म बगड़म बोलने लगते हैं। इनका ध्येय ये है कि किसी भी तरीके से ध्रुवीकरण हो जाए और समाज हिंदू मुस्लिम में बढ़ जाए। लेकिन इस बार जनता जो है वो उनका ये कार्ड सफल नहीं होने दे रही है, वो हिंदू मुस्लिम में बटने को तैयार नहीं है। वो सारे के सारे असली राष्ट्रवादी हो गए हैं, असली देशभक्त हो गए हैं, और उन्होंने मान लिया है कि देश में सांप्रदायिकता तो कम से कम वो नहीं रहने देंगे, ये हम मतदान के जरिए बताएंगे। यही कारण है कि कैराना जैसी सीट पर, मुरादाबाद जैसी सीट पर, सहारनपुर जैसी सीट पर हिंदुओं ने दिल खोलकर मुस्लिम कैंडिडेट को वोट दिया है। अब करते रहिए आप कि मुगल आ गए, मुगलिस्तान बन जाएगा, अस्मिता छिड़ जाएगी, लब जिहाद, लब जिहाद, ऐसे ऐसे जिहाद लाते हैं कि पूछो मत। हर चीज में इनका जिहाद छिपा हुआ है, ऐसे नरेशन गढ़ने की कोशिश करते हैं। ये अब पूरी तरीके से प्रेम जी एक्सपोज हो चुके हैं, ये कुछ भी बकबक कर ले, और इनके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और चुनाव आचार संहिता का ये घनघोर उल्लंघन है, इसमें उनके खिलाफ चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन आपको मालूम है कि धृतराष्ट्र हमेशा दुर्योधनों के साथ रहे हैं इस देश, है ना। वो चुनाव आयोग जो है वो धृतराष्ट्र बन चुका है, उसे दिखाई नहीं देता। वो भवानी बोलने पर शिवसेना को कहता है कि आप इसे निकालिए, ये धार्मिक है, और राम जी की लोग मालाएं और राम जी के तस्वीरें ले लेके अपने जुलूसों में, अपने रोड शो में चल रहे हैं, वो उसे दिखाई नहीं देता। वो झांकियां जो शोभा यात्रा में निकलती हैं वो प्रचार में निकल रही हैं, वो रैलियों में दिखाई जा रही हैं, ये चुनाव आयोग को दिखाई नहीं देता। चुनाव आयोग जो है मोदी जी के साथ में, देखिए कुछ ऐसे होते हैं क्रिकेट मैच, आपने देखा होगा कि जहां पर 11-11 क्रिकेट मैच में खिलाड़ी होते हैं, एक 12वां खिलाड़ी रिजर्व होता है जिसकी कोई भूमिका नहीं होती, लेकिन 2 खिलाड़ी उसमें और होते हैं जिनको हम अंपायर कहते हैं। ये 2 खिलाड़ी जो अंपायर हैं, ये भी जब उन किसी टीम की 11 लोगों के साथ मिल जाए तो वो स्थिति आ गई है।
और जब ये जनता की आंधी चलती है तो 1977 रिपीट होता है। कुत्ता भी नहीं भौंकाता। जब 1977 में सत्ता चुपचाप शांतिपूर्वक पलट गई थी, जब लोग जेल जा रहे थे तब भी लोग मतलब खामोश थे, और जब आ रहे थे तब भी लोग खामोश थे, लेकिन मतदान के दिन भी खामोश थे। जब परिणाम आया तो उसमें से भौकाल निकला जी, भौकाल निकला उसमें से, प्रेम जी। और उस भौकाल ने हरिशंकर जोशी जी आप थोड़ा सा रुक जाएं। कुर्बान अली जी हमारे साथ हैं और मैं उनका वॉइस ऑन एयर कर रहा हूं। कुर्बान अली जी ने एक शिकायत दर्ज कराई थाने में। सर बताएं इस बारे में। FIR जी 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 बताएं बताएं सर, आप ऑन एयर हैं कि FIR दर्ज कर ली गई है क्या? नहीं, मैंने FIR दी है। पुलिस SHO जो इंचार्ज है थाने के, उन्होंने कहा है कि बहुत गंभीर मामला है, प्रधानमंत्री के खिलाफ जाती FIR है। हम अपने अधिकारियों से बात करने के बाद में आपको सूचित करेंगे। और दिल्ली में ये होता है कि FIR जब होती है तो मोबाइल पे उसका स्टेटस आ जाता है जी। तो उन्होंने अब सुबह 10-11 बजे तक का वक्त दिया था हमको जी। हमने भी उनसे कहा कि अगर आपको करना है तो करिए, और नहीं करना है तो वो भी बताइए, ताकि हम अदालत में जाकर के इसको चैलेंज कर सके कि हमारी FIR लिखने से इनकार किया गया जी। तो अभी ये स्टेटस है। अब आज अगर दिन में हम 11-12 बजे तक इंतजार करेंगे, और अगर तो वो FIR दर्ज नहीं की गई, ज्यादा संभावना ऐसी बात है कि नहीं की जाएगी, क्योंकि सरकार का जो आतंक है उसके चलते एक अदना सा पुलिस अधिकारी वो बेचारा हाथ जोड़ करके खड़ा था, साहब मेरी क्या औकात है। लेकिन चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, संविधान के तहत नहीं होता है, तो हम CJM कोर्ट में जाएंगे और 156C के तहत अदालत से ये आग्रह करेंगे कि ये FIR दर्ज हो, क्योंकि ये सिर्फ प्रधानमंत्री के एक चुनावी भाषण का मामला नहीं है, ये पूरे देश को जो है इन्होंने एक तरह से लगा दिया है कि भयानक सांप्रदायिकता फैल सकती है, दंगे हो सकते हैं, नफरत, हेट स्पीच की जो उसका मुकदमा ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में मैं लड़ रहा हूँ, ये उसका मामला है। तो इसको आसानी से ऐसे नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि प्रधानमंत्री खुद इस मामले में सार्वजनिक रूप से माफी न मांगे। उन्होंने न सिर्फ ये कि प्रधानमंत्री तक की गरिमा को ठेस पहुंचाई है, उसकी गरिमा को तोड़ा है, बल्कि एक आम हिंदुस्तानी नागरिक के तौर पे उन्होंने उस संविधान के खिलाफ काम किया है जिसकी शपथ लेकर, जिसकी कसम खाकर प्रधानमंत्री बने। जी जी, शुक्रिया सर हमें अपडेट करने के लिए। हमारे आप कुर्बान जी को कहिए वो स्ट्रीम यार्ड का लिंक भेज दीजिए, वो सीधे जुड़ जाएंगे। ये कुर्बान अली लाइव थे हमारे साथ में, और उन्होंने डिटेल में बताया, हमें जानकारी दी कि उन्होंने पूरी FIR दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू की, तो थाने को लिख कर दिया। थाने ने कहा कि हम कल सुबह तक 10 बजे तक आपको अपडेट करेंगे, और FIR हम अपने अधिकारियों से, बड़े अधिकारियों से पूछ करके बताएंगे कि FIR दर्ज की जानी चाहिए। और इन्होंने, कुर्बान अली साहब ने कहा कि अगर ये FIR दर्ज नहीं होती है तो भी आप हमें बता दीजिए ताकि हम अदालत का रुख कर सकें। तो अभी तक यही स्थिति है, न तो ये है कि FIR दर्ज नहीं की गई है, और न ये बात है कि FIR दर्ज कर ली गई है, लेकिन FIR जो है दर्ज कराई गई है, इसके लिए कुर्बान अली साहब ने लिखित रूप में दिया है FIR दर्ज करने के लिए, क्योंकि ये पूरे देश में एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाने का मामला है, और प्रधानमंत्री के सिर्फ एक वक्तव्य, आइसोलेटेड वक्तव्य का नहीं, देश की एकता और अखंडता का भी मामला है। ये बड़ा मामला कुर्बान अली जी बता रहे थे। जी हरिशंकर जोशी जी। जी देखिए, ऐसा है कि कुर्बान अली ने नहीं बल्कि कुछ और लोगों ने भी FIR कराई है अलग अलग जगहों पर। हालांकि नियम ये है कि कोई भी व्यक्ति फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो जाकर दर्ज करा सकता है, और थाने में वो दर्ज करनी चाहिए, करनी नियम ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए आया है तो पहले आप उस शिकायत को दर्ज कीजिए, और फिर उसके बाद में उसकी जांच कीजिए। अगर वो गलत पाई जाती है तो उसको आप खारिज कर दीजिए, आपको जो करना है
गलत एफआईआर अगर कोई दर्ज करा रहा है उसके खिलाफ भी धाराएं हैं 181-82 में कार्रवाई हो सकती है। लेकिन सर यहाँ तो अब क्या हो गया है कि आज की तारीख में कानून का राज है। आप जाइए एफआईआर कराने, एफआईआर आपकी किसी मामले में भी नहीं लेंगे। इतने इतने जो केस होते हैं उन्हें आधे से ज्यादा को तो थाने से भगा दिया जाता है, बोले चलो जाओ, झूठ बोले तुम्हें अंदर कर देंगे। जो शिकायत लेकर जाता है उसी को अंदर करने की धमकी दी जाती है। तो ये इसे ही कहते हैं रामराज। ये रामराज चल रहा है प्रेम जी। अभी पता चलेगा कि आपकी शिकायत दर्ज की जाएगी या नहीं जाएगी, बड़े अधिकारी बताएंगे। अब थानेदार का तो बड़ा अधिकारी हो गया सर्किल ऑफिसर, सर्किल ऑफिसर के ऊपर बड़ा अधिकारी हो गया जो वहां का कप्तान है, कमिश्नर है, या वो एसएसपी है। वो फिर आगे डीजीपी से पूछेगा, डीजीपी जो है होम सेक्रेटरी से पूछेगा, और फिर आका से पूछा जाएगा। आका गुर्रा देंगे कैसी शिकायत, हमारे खिलाफ शिकायत करने की जरूरत किसने की, और उसे वहां से चलता कर दिया जाएगा। जी ये हो रहा है देश में। जी प्रेम जी। तो इस तरीके से हमने आपको अपडेट किया इस बारे में। अब कुछ प्रतिक्रियाएं हम जल्दी से ले लेते हैं। और देखिए, यूनाइटेड इंडिया ऑफिशियल करे, संविधान के दुश्मन को कुर्सी से उखाड़ फेंकना है। किरण जांकवार लिख रहे हैं, जब 10 सालों का इतिहास लिखा जाएगा तो सबसे बड़ा दोषी शासक नहीं गोदी मीडिया होगा। और कुर्बान अली जी को बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम मैं तो उनके साथ हूँ। प्रदीप बाम्बो जी लिख रहे हैं। कैलाश चौधरी जी लिख रहे हैं, मोदी जी मुस्लिम प्रेम की महान बखान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया में भयंकर रूप से थू-थू हो रही है, इस प्रकार विदेश में डंका बजा रहे हैं। ओटीएस लिखे, हर स्टेट में बीजेपी नेता मंत्री को जनता भगा दौड़ा रही है। बीजेपी को बताने के लिए जनता में कुछ नहीं है। जनता जो वोट का अधिकार खत्म हो जाएगा, गुजरात की तरह बिना वोट का एमपी बन गए 2024 का पहला। ये बता रहे गुजरात में पहला एमपी जो बन गए सूरत शहर से, उसका जिक्र कर रहे हैं। किरण जांकवार जी लिख रही हैं, कुछ दिन पहले तक लहसुन भी 400 चिल्ला रहा था, अब 80-90 पर दर बदर की 270 ठोकरें खा रहा है। और इसी तरीके से, रुकिए कुछ और प्रतिक्रियाएं छूट गई, मैं ऊपर आता हूँ। हाँ, एक लिख रहे हैं, प्रेम कुमार जी, सूरत में बारात आया नहीं फिर भी पंडित ने दूल्हे की शादी कर दी, अब पंडित पे कार्रवाई होनी चाहिए। अमरनाथ मुखर्जी लिख रहे हैं, प्रियंका गांधी ने मोदी को गुजरात बॉर्डर तक धकेल दिया है, बस घर जाने की देर है। ओटीएस कर रहे हैं, ये रिपीट कर रहे हैं, ओटीएस की प्रतिक्रिया रिपीट हो रही है। किरण जांकवार लिख रहे हैं, मुखर्जी सही कहा, करेक्ट किरण जी, ट्रू। जोशी जी बताएं यूपी में इंडिया कितनी सीट जीतेगा। यूपी में कितनी सीट जीतेगा, ये सवाल हम लौट के आएंगे, पूछेंगे। ये तो कोई सेफोलॉजिस्ट बता सकता है कितनी सीट जीतेगा, लेकिन मैं इतना सवाल पर हम आएंगे आपके पास आएंगे। केचुआ जमीन पर रहता है, वो कभी खड़ा नहीं होगा, ये सोचना ही गलत है। प्रेम शंकर जी लिख रहे हैं। संजय सहगल जी लिख रहे हैं, घर से गहने चुराने वाला लोगों के कैसे गहने बेचेगा। प्राग सिंह लिख रहे हैं, जय हिंद सर, अच्छा लगा है। मोदी जी को कांग्रेस खुले मंच पर डिस्कशन के लिए चैलेंज देना होगा, कहा कांग्रेस मैनिफेस्टो में मंगलसूत्र और मुस्लिम का जिक्र है, कि कहाँ जिक्र है, ये चैलेंज दे चुके हैं आपको। मल्लिकार्जुन खड़गे मोदी जी से बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि हम मैनिफेस्टो, लेकिन वो टाइम दे तब तो। प्रदीप बाम्बू जी कह रहे हैं, ये लोकतंत्र है जो कानून से चलता है, प्रधानमंत्री कानून से बड़ा नहीं है, उनके पास एक वोट है तो गरीब के पास भी एक वोट है। और मौला अंसारी ये लिख रहे हैं, मोदी मीडिया अगर मोदी कर रही है यूट्यूब पर, जितने आप जैसे चैनल, वह क्यों नहीं कांग्रेस के न्याय पत्र को प्रचार करते हो। देखिए, कांग्रेस के प्रचार पत्र जो हैं उससे जुड़ी हुई खबरें हम दिखा सकते हैं। हम कांग्रेस का एडवर्टीजमेंट एजेंसी नहीं है कि प्रचार करें उनके न्याय पत्र का। हम आपको बता सकते हैं कि यहाँ पर आप जाकर के डाउनलोड करिए, अपलोड करिए, बता सकते हैं। हम उसके ऊपर उसकी अच्छी बुराई पर बात कर सकते हैं। सियाराम मौर्य जी कहते हैं, संविधान विरोधी ताकतों को चुनाव में हराना है। और इसी तरीके से संजय सहगल जी लिख रहे हैं, मोदी की भाषा पर कौन लगाम लगाएगा। और लक्ष्मी नारायण जी लिख रहे हैं, मंगलसूत्र स्टेटमेंट बाय मोदी, ये शेमलेस स्टेटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया।
अमरनाथ मुखर्जी लिख रहे हैं झोला को पहले ही भेज दिया गया है। ओटीएस लिख रहे हैं मोदी जी को कैसे पता चल जाता है कि 400 सीट आएगा। और राम कृपाल साहनी लिख रहे हैं बीजेपी मोदी के काम खत्म होने वाला है, जनता के अच्छे दिन का आज के दिन, अब इनका बुरा दिन आने वाला है, झूठ का पहाड़। संजय सहगल जी लिख रहे हैं ईसी राजीव कुमार कौन है, शायरी लिख रहे हैं नजर नहीं आते। कौन सी शायरी लिख रहे हैं नजर नहीं आते। देवानंद प्रसाद लिख रहे हैं पीएम मोदी देश विरोधी भाषण दे रहे हैं, कार्रवाई होनी चाहिए। किरण जानकुमार लिख रहे हैं 26 तारीख के बाद और फेंकेगा। परमजीत सिंह लिख रहे हैं सर सूरत में जो हुआ क्या सुप्रीम कोर्ट उसका संज्ञान ले सकता है, लेना चाहिए लेकिन ले नहीं रहा है। बाबूलाल शर्मा जी कह रहे हैं ईसीआई की कार्य प्रणाली के अंजाम बहुत ही डेंजरस होगा, आई एम वरीड अबाउट हिज इंडिविजुअल फ्यूचर। चुनाव आयुक्त के बारे में कह रहे हैं। कैलाश चौधरी जी लिख रहे हैं आपने तो महिलाओं की रसोई का बजट बिगाड़कर उनका तो गला ही काट दिया है। और अमरनाथ मुखर्जी लिख रहे हैं भाई कुछ भी मत बोला करें, पत्रकार कैसे प्रचार कर सकते हैं। ये आपस में ही चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। मैंने अपनी बात रख दी थी। देखिए पत्रकार की एक भूमिका होती है, समीक्षा होती है, वो किसी भी पार्टी का प्रचारक नहीं हो सकता, इस बात को समझने की जरूरत है। तो मैं जोशी जी एक बात गंभीर बात लेकर आना चाहता हूं कि ये जो सारी चीजें हुई हैं, कई लोगों का मानना है कि कांग्रेस बीजेपी के पिच पर आ गई है और बीजेपी इस डिविजिव पॉलिटिक्स को मुद्दा बना करके मूल मुद्दों से ध्यान हटाने में सफल हो रही है। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि ये जो दूसरे चरण का चुनाव है, जिसका चुनाव प्रचार आज खत्म हो रहा है, उसमें 55 सीटें बीजेपी के पास हैं 89 में, और 15 सीटें कांग्रेस के पास में हैं। दोनों को जोड़िए तो 70 सीटें हैं। कम से कम 70 सीटों पर ये दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। यानी इस बार रीजनल फोर्सेस वैसा नहीं है जैसे पहले चरण में तमिलनाडु में डीएमके 39 सीट्स थी, उस तरह का रीजनल फोर्सेस से नहीं है। इसलिए नरेंद्र मोदी ने अपना पूरा हमला जो है कांग्रेस पर सेंटर कर दिया है। तो इससे ये हुआ है कि कांग्रेस बनाम मोदी और रीजनल फोर्सेस को और उन मुद्दों को दूर रखा है। लेकिन इसका एक फायदा इंडिया गठबंधन को ये हो रहा है कि जो रीजनल फोर्सेस जो इंडिया गठबंधन के साथ हैं, मान लीजिए तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव या महाराष्ट्र की पार्टियां, ये सब स्वतंत्र रूप से एकदम हमले बोल रही हैं और बड़े आराम से एकदम अपना चुनाव प्रचार पर लगी हुई है, वो अपना फोकस्ड है। इधर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो रही किससे निपटे, कैसे निपटे। कांग्रेस से निपटते हैं तो उधर तेजस्वी, अखिलेश और उद्धव ठाकरे और शरद पवार ये लोग अपनी शक्ति के साथ हमला कर रहे हैं, उनसे निपटने की दिक्कत आती है। और अगर उन थोड़ा परिवारवाद और भ्रष्टाचार बोल करके उन लोगों को लपेटते हैं तो इधर कांग्रेस हावी हो जाती है। तो बीजेपी के लिए इंडिया गठबंधन से लड़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अनम्यूट प्लीज सर। आप वैसे भी देखें तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से जब से मोदी युग की प्रारंभ हुआ 10 सालों से, उनके हमले का जो मुख्य बिंदु है वो राहुल गांधी रहे, कांग्रेस रही है। क्यों? उसकी विशेष वजह उन्हें मालूम है कि उनकी सत्ता का हस्तांतरण जो है या उनकी सत्ता को पलटने की सामर्थ्य जो है वो सिर्फ कांग्रेस में है। और ये जो सत्ता को पलटने की सामर्थ्य है उनकी, वो कांग्रेस के पास अकेले है। रीजनल पार्टियां ये काम गठबंधन बनाकर तो कर सकती हैं, लेकिन अकेले अगर देश में चुनौती दे सकता है और बिना कांग्रेस के कोई सरकार केंद्र में बन नहीं सकती है। इसलिए आप देखेंगे कि किस तरह से वो हमलावर होते हैं। जब भी होते हैं वो राहुल गांधी पर होते हैं, वो कांग्रेस पर होते हैं, क्योंकि उन्हें खतरा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस से है। ये खतरा उनको क्षेत्रीय पार्टियों से इसलिए नजर कम आता है क्योंकि वो जानते हैं क्षेत्रीय पार्टियां जो है वो बहुत अपनी अपनी जगह पर एक सीमा में है और वो उनको तोड़ने, उनके साथ गठबंधन बनाने, उन्हें खरीदने के लिए ज्यादा वो उनके लिए वो आसान नजर आता है, वो सॉफ्ट टारगेट है। लेकिन इस बार वास्तव में जैसे तेजस्वी हैं, जैसे उद्धव हैं, शरद पवार है, स्टालिन है, इन्होंने
जो कमाल कर दिखाया है अपने अपने प्रभाव के क्षेत्र में, चाहे सोरेन है, सोरेन जेल चले गए, अब उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने और चंपई सोरेन ने मोर्चा संभाल रखा है। तो ये चारों तरफ से चारों खाने चित पड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि इनकी बौखलाहट क्या होगी, क्या करेंगे। ये इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि अब करें क्या। इसलिए कहते हैं मंगलसूत्र सोना बेच देंगे। मनमोहन सिंह ने कहा था, मनमोहन सिंह जैसा योग्य प्रधानमंत्री जिसके बारे में ये कह रहे हैं, जो इतना रिजर्व बोलता था, बहुत कम बोलता था, नपातुला बोलता था, इन्हें लेकिन भौकाल मचाना, एक गलत मिथ्या प्रचार करना है। इसमें मिथ्या प्रचार में इनको इतनी महारत हासिल है कि ये गणेश जी को 1 घंटे में पूरी दुनिया में दूध पिला सकते हैं। जोशी जी, एक प्रतिक्रिया है जिस पर बोलना थोड़ा जरूरी लगता है। आर्यभट्ट ऑनलाइन लिख रहे हैं कि बीजेपी विल गेट हाईएस्ट सीट्स एज ए सिंगल पार्टी, प्रेसिडेंट विल कॉल इट टू फॉर्म गवर्नमेंट, इट कैन बाय सपोर्ट फ्रॉम अदर पार्टी लाइक टीएमसी, शिवसेना, बीआरएस, etc. Can Congress get more seats than BJP as a single party? अब ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत लोग पूछ रहे हैं और कह रहे हैं, और उनका आशय ये होता है कि सरकार बनेगी तो मोदी की, सरकार बनेगी तो बीजेपी की। इसको जरा समझिए। देखिए, बीजेपी की सीटें घटेंगी तो कहाँ घटेंगी? बीजेपी की सीटें अगर घट रही है राजस्थान में, कौन जीत रहा है? कांग्रेस जीत रही ना। बीजेपी की सीटें अगर मध्य प्रदेश में घट रही हैं तो कौन आ रहा है? कांग्रेस आ रही है। बीजेपी की सीट कर्नाटक में घट रही है तो किसका बढ़ रहा है? कांग्रेस का बढ़ रहा है। बिहार में जरूर बीजेपी की सीट अगर घट रही है तो वो आरजेडी की बढ़ रही है, और ये सारी चीज कांग्रेस की भी बढ़ेगी लेकिन आरजेडी की ज्यादा। इस तरह से उत्तर प्रदेश में ऐसा है। लेकिन जब ज्यादातर क्षेत्रों में बीजेपी और कांग्रेस की आमने सामने की लड़ाई है, बीजेपी की ताकत ही यही है कि वो कांग्रेस के साथ मुकाबले में जीत जाती रही है। इस बार उलट रहा है सिचुएशन। तो बीजेपी की सीट जब घटेगी तो कांग्रेस की बढ़ेगी। अभी ये कहना मुश्किल है कि दोनों में कौन बड़ी पार्टी होगी, लेकिन बड़ा करीबी मुकाबला होगा। और बड़ा करीबी मुकाबला होगा तो ऐसे में जो रूल है कि प्री पोल अलायंस को, अगर वो उसकी संख्या ज्यादा है तो उसको बुलाया जाएगा। सिंगल पार्टी में अगर सब ऑब्वियसली कोई बड़ी है, एक सिंगल पार्टी के पास में ज्यादा संख्या है, लेकिन अगर प्री पोल अलायंस के पास ज्यादा संख्या है तो प्री पोल अलायंस को बुलाया जाएगा। अब इसमें इतना आसान भी नहीं होता है डिफाइन करना। हमने कह दिया तो राष्ट्रपति जी वही समझ लेंगे, लेकिन ये रहेगा, विवाद का विषय रहेगा। इतना आसान नहीं है कि सबसे बड़ी पार्टी को बुला लिए, तो सबसे बड़ी प्री पोल अलायंस को भी बुलाना पड़ेगा। ये भी संविधान में ही बाध्यता है। तो मैं जोशी जी थोड़ा सा आना चाहता हूं। बहुत हमारे दर्शक बता रहे हैं सूरत की बात बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और आज एक वीडियो आया है जो गांधीनगर से आया है। गांधीनगर में एक प्रत्याशी ने नामांकन भरा है और उसको हाईजैक कर लिया गया है। उस पर दबाव डाला जा रहा है कि वो उम्मीदवारी वापस ले। वो खुलेआम कह रहा है कि अमित शाह के गुर्गे हमको पर दबाव डाल रहे हैं, वो हमारी जान भी ले सकते हैं। ये वीडियो हमारे सामने है, देश के सामने है, आप जरूर इस पर देखिए। सभी देशवासियों को ठाकुर जितेंद्र सिंह चौहान का कोटि कोटि प्रणाम। साथियों, मैं गुजरात के गांधीनगर लोकसभा से नामांकन किया था अखिल भारतीय परिवार पार्टी से। मुझसे जबरदस्ती फॉर्म वापस दिलवाया जा रहा है, मुझे हाईजैक कर लिया गया है। अमित शाह साहब के लोगों ने मुझे हाईजैक कर लिया है। हो सकता है हमारी मौत भी हो जाए, मुझे मार भी दिया जाए, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। मैं देशवासियों से अपील करता हूं, इस देश को बचा लो, ये देश खतरे में है, ये देश खतरे में है। देश के लोगों से अपील कर रहा हूं, देश को बचा लो। और इस वीडियो को इतना शेयर करो पूरे भारत में फैल जाए।
गांधीनगर के इस प्रत्याशी ने अपनी भावनाएं रख दी हैं और उस हालात को भी रख दिया है कि इस देश में कैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसे खत्म होने जा रहा है, कैसे लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये इसका जीता जागता प्रमाण जिसको बोलते हैं लाइव, जो प्रूफ बोलते हैं, वो लाइव प्रूफ हमने आपको दिखाया है। जोशी जी, इस पर गंभीर टिप्पणी का इंतजार है हमारे दर्शकों को आपसे। सर, शब्द नहीं है मेरे पास में। इस तरह की निर्लज्जता लोकतंत्र में, इस तरह की गुंडागिर्दी लोकतंत्र में, इस तरह का दुराचार जो है, इसे दुराचार कहेंगे लोकतंत्र के साथ में, ये गुजरात में हो रहा है, उस जगह हो रहा है जो गांधी जी की धरती है, गांधी के गुजरात में हो रहा है। और इन्होंने मतलब किस तरह से गुजरात में गांधी की हर रोज हर क्षण हत्या की है, ये हमने देखा है। और ये जो प्रत्याशी हैं, ये जिस तरह से बता रहे हैं कि उनको बाध्य किया जा रहा है। सूरत में आपने देखा कि वहां किस तरीके से हुआ। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो स्पष्ट तौर पर बता रही हैं कि ये हर हद तक जाएंगे, ये कोई भी सीमा को छोड़ेंगे नहीं, उसका अतिक्रमण करने के लिए संकोच नहीं करेंगे, सीमा, किसी भी सीमा का अतिक्रमण करने में। ये तो अभी पहला चरण हुआ है, अभी दूसरे चरण के बाद की बौखलाहट देखिएगा, फिर तीसरे चरण की बाद की बौखलाहट देखिएगा। ये भी हो सकता है कि ये आपातकाल जैसी कोई चीज घोषित कर दें और कह दें अब देश में अभी फिलहाल चुनाव की स्थिति नहीं है और अभी आप प्रेम जी और हरि जोशी जी, आप अपना मुंह बंद कर लीजिए, हमने आपके मुंह पर टेप लगा दी है और आप जाइए, दोनों साथ साथ बैठ के उस कोठरी में चाय पीजिए और चाय भी काली मिलेगी आपको, आप देशद्रोही हैं। तो ये इस तरह से इन्होंने जिस तरह हाईजैक किया है, जिस बेशर्मी पे उतरे हैं, जिस तरह से ये अघोषित आपातकाल चल रहा है और आगे आने वाले समय में ये चुनाव पूरे 7 चरणों तक जाएंगे या नहीं जाएंगे, ऐसी घटनाएं इंगित कर रही हैं कि ये चुनाव जो है बीच में ही रोके जा सकते हैं। ये चुनाव अपनी हार के डर से मोदी जी इतना बौखला गए हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, वो चुनावों को रद्द करवा सकते हैं, स्थगित करवा सकते हैं और कह देंगे कि साहब देश इस स्थिति में नहीं है, हमारे पास में पहले राष्ट्र जरूरी है, राष्ट्र को बचाना जरूरी है और तमाम सारी चीजें एक तरफा बोलते रहेंगे, कोई सुनवाई नहीं। जज भी वो है, चोर भी वो है, डकैत भी वो है, सब चीज वो है, तो आप क्या करेंगे? जी प्रेम जी। जी, इस बीच हमारे दर्शक जानना भी चाह रहे हैं कि बाबा रामदेव से जुड़े हुई बात पूछ रहे हैं कि नकली बाबा ये कहाँ गई प्रतिक्रिया। हाँ, किरण जांकवार जी लिख रहे हैं कि नकली बाबा का भी सर्वे हो, सरकार बदलेगी। आज नकली बाबा ने एक ऐड भी जारी किया है और दोबारा ऐड जारी किया है, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने एक ऐड दिया था तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा था और कहा था क्या इतना ही छोटा ऐड, 5 सेंटीमीटर का एक कॉलम में ऐड दिया था माफी मांगते हुए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला इतना ही ऐड आप अपने प्रोडक्ट का भी करते हैं। तो उनके वकील ने कहा कि 67 अखबारों में हमने ऐड दिया है और इसमें लाखों रुपए खर्च हुए हैं, लाखों या करोड़ों कहा, तो क्योंकि मिलियंस में वहां बात होती है ना, वो करोड़ कब पहुंच जाता है मुझे समझ में नहीं आता, मिलियंस रुपीस इसमें खर्च हुए हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा तो आज फिर से वो ऐड आया है। वो ऐड दिखा रहा हूं कि आज भी जो ऐड है कोई बड़ा नहीं है, 5 सेंटीमीटर के बजाय हो सकता है 8 सेंटीमीटर कर दिया है और इसमें अनकंडीशनल पब्लिक एपोलॉजी, कहीं रामदेव जी का नाम नहीं है, उन्होंने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के नाम से, हाँ इसमें नाम डाला है आचार्य बालकृष्ण स्वामी रामदेव, दोनों नाम डाला है, इससे पहले वाले में नाम नहीं था। तो ये नाम डाल करके अनकंडीशनल एपोलॉजी मांगी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो उनको पूरे देश में बेइज्जत तो कर ही दिया है, ये बता दिया है कि ये गलत प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ये बता दिया है कि देश में झूठ फैला रहे हैं, ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने की है। फिर भी हमारी अपेक्षाएं थोड़ी ज्यादा रहती हैं कि ऐसे ढोंगी से, ऐसे गलत करने वालों से और सख्ती से निपटा जाए।
सर मैं एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो है किरोड़ी लाल मीणा जी की, जिन्होंने कहा है कि हम 400 पार भी लाएंगे, संविधान भी बदलेंगे, आरक्षण भी खत्म करेंगे। ये वीडियो आपको सुना दूं अपने दर्शकों को कि ये हाल फिलहाल के छठे ऐसे नेता हैं जिन्होंने संविधान बदलने की बात की है। तो पार करेंगे तो आरक्षण को भी खत्म करेंगे और संविधान को भी बदल देंगे। तो इससे ज्यादा और सुनाने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने साफ साफ कह दिया कि 400 पार करेंगे, संविधान को भी बदल देंगे, आरक्षण को भी खत्म कर देंगे। अब कुछ बाकी रह जाता है क्या? बाकी तो कुछ बचा ही नहीं है प्रेम जी। इसके बाद क्या बाकी बचता है आप बताइए। जो 10 सालों में उन्होंने किया है, अब इसके आगे भी आप कुछ करवाना चाहते हैं क्या? तो सीधे ईश्वर के पास एक एप्लीकेशन भेज दीजिए कि प्रलय लाइए, आप प्रभु प्रलय लाइए, इस धरती को प्रलय की जरूरत है और इस युग को समाप्त कीजिए, कल युग को प्रलय की जरूरत है। आप एक एप्लीकेशन भेज दीजिए प्रेम जी। देखिए जकी खान जी कह रहे हैं कि प्रेम सर इस बार कोई पुलवामा नहीं है सर, बस ECI और इलेक्टोरल बॉन्ड्स है। संजय सहगल लिख रहे हैं जोशी जी, राम जी क्या बीजेपी को बचा पाएगी यूपी में? और किरण जांकवार जी कह रहे हैं नीतीश भी पलट सकते हैं। रामचंद्र राव जी लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग प्रेम जी एंड राम राम हरि जी। LR भारती जी लिख रहे हैं चुनाव आयोग को सह अपराधी बनाया जाए, यह चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं, निष्पक्ष चुनाव कराना आयोग की जिम्मेदारी, इसलिए प्रशासन उसके अंडर में दिया जाता है, ये जनता की भावना है। हमीदुल्लाह खान SC लिख रहे हैं रामपल राठौर, प्रेम जी लगता है गुजरात में बीजेपी बिना इलेक्शन के सारी सीट जीत जाएगी, इलेक्शन कमीशन कहाँ है? और देवेंद्र प्रसाद जी लिख रहे हैं देश में जंगल राज चल रहा है। AK लिख रहे हैं तड़ी पार को छोड़ देना सबसे बड़ी भूल थी, आज सब भुगत रहे हैं। और हमीदुल्लाह खान लिख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट अंधा है। और इसी तरीके से मलखान सिंह लिख रहे हैं डोंट वीप, देश आपको ध्यान से देख रहा है, हिटलर हटाओ भारत बचाओ। ये उस वीडियो पर है जो प्रत्याशी रो रहे थे और बता रहे थे कि उनका अपहरण किया जा रहा है। जयराम सरोज जी कह रहे हैं हिम्मत रखिए, शाह कुछ नहीं कर सकता। इस घटना से यह साफ है कि बीजेपी घबराई हुई अपनी हार हो जाने के डर से। किरण जांकवार जी लिख रहे हैं क्या चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? और प्रदीप बांबू जी लिख रहे हैं कर्नाटक, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल, मध्य प्रदेश, हरियाणा में निश्चित बीजेपी घट रही है और कांग्रेस बढ़ रही है। 125 से 130 सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है, 70 सीट कांग्रेस कम कर रही है। बिहार, महाराष्ट्र में भी। सिद्दीकी फारूक सिद्दीकी लिख रहे हैं सर जी आदाब, आपको भी आदाब। किरण जांकवार कह रहे हैं अमरीश पुरी जिंदा होते तो कहते मैं तो अभिनय करता था, ये तो रियल विलन है, मोदी शाह गैंग। AK जी लिख रहे हैं कब तक जनता लोकतांत्रिक दायरे में रह के चुप रहेगी? मुट्ठी भर बेईमान जहरीले नेता को सबक सिखाने चाहिए जो खुद लोकतंत्र को मानते नहीं है। नंदलाल जी लिख रहे हैं प्रेम सर मोदी जी के अतड़ी में जलन और चमड़ी में खुजली एक साथ हो रहा है, संतुलन बनाना मुश्किल हो गया है, अंदर से विरोध नहीं दिख रहा है तो सहयोग भी नहीं है, विपक्ष का बम साधारण नहीं न्यूक्लियर बम है। संजय सिंह लिख रहे हैं जोशी जी यूपी वाले कौन सा नंबर का पान खाते हैं, इनको जमीनी हकीकत दिखाई नहीं देती। ये बात समझ में आई नहीं जोशी जी, आपको समझ में आई क्या? यूपी में पूछ रहे हैं कौन से नंबर का पान खाते हैं, तो आप मान लीजिए कि 420 नंबर का पान तो मोदी जी खा सकते हैं और कोई नहीं खा सकता है, तो हमें तो कोई भी नंबर वो सब चलता है जी। जीवन कुमार लिख रहे हैं जब वोटिंग मशीन में नोटा का ऑप्शन है तो किसी उम्मीदवार को निर्विरोध जिताना क्या सही होगा? हो सकता है लोग नोटा को जिता दें। जीवन कुमार जी की बात जो है ये नई जरूर है, लेकिन इसका उत्तर तो अदालत ही दे सकती है। किरण जांकवार 6 चरण तक और क्या क्या करने वाले ये सोचकर डर लगता है, रंगा बिल्ला गैंग हटाओ। गौतम चौहान लगता है इंडिया टुडे चैनल सिर्फ कर्नाटक के लिए बना है, पिछले 1.5 महीने
80% न्यूज सिर्फ कर्नाटक के दिखा रहा है। देश की जनता भी समझे इंडिया टुडे का एजेंडा क्या है। और मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि खुद ने कांग्रेस के न्याय घोषणा पत्र पर इतना प्रचार कर दिया गया है कि खुद कांग्रेस ने ही नहीं किया, हर नागरिक पढ़ रहा है। कैलाश चौधरी जी लिख रहे हैं। जीवन कुमार लिख रहे हैं नोटा का मतलब नन ऑफ द एबव। सियाराम मौर्य लिख रहे हैं गांधीनगर के प्रत्याशी की व्यथा बताती है कि देश में व्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतंत्र समाप्त कर दिया गया है। बाबूलाल शर्मा जी लिख रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा एसटी बिलोंग हैं। इनके स्टेटमेंट को अनदर कंटेक्स्ट में देखना पड़ेगा कि वो ही अपनी कास्ट को प्रोवोक कर रहे हैं बीजेपी को वोट नहीं करने के लिए। ये भी बात आप सही बोल रहे हैं, एकदम अलग तरीके से एक तरह से वो प्रोवोक कर रहे हैं, चूंकि वो आदिवासी जनजाति से आते हैं और संविधान बदलने की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान आदिवासियों को ही होगा। तो क्या वो बात वाकई आदिवासियों को प्रोवोक कर रहे हैं? ये सही एंगल आपने बाबूलाल जी ने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक वसीम खान जी का छूट रहा था, इधर उधर की ना बात कर, बता इलेक्टोरल बॉन्ड से कैसे लूटा। एक ही लिख रहे हैं 7वें चरण तक चुनाव रद्द हो गया तो सरप्राइज नहीं होगा। और इस तरीके से आगे आइए, किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी का विरोध नहीं कर सकता है। ये भी बाबूलाल जी लिख रहे हैं कि विरोध करने की खुल करके हिम्मत नहीं है तो इनडायरेक्टली कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। विनीता प्रजापति लिख रही है सर जी गुड मॉर्निंग, आपको भी गुड मॉर्निंग। आरबी गौतम लिख रहे हैं बीजेपी को हरा दो देश बच जाएगा। संदीप नाग लिख रहे हैं राष्ट्रीय कांग्रेस जिंदाबाद। सरफराज पठान लिख रहे हैं साउथ में साफ नॉर्थ में हाफ। और इस तरह से सुशील विश्वकर्मा लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपको भी गुड मॉर्निंग। किरण जाकवार जी लिख रहे हैं बाकी कुछ बचा नहीं सर, कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से आएगा और बहुमत दल के नेता होंगे राहुल गांधी। किरण जाकवार जी लिख रहे हैं पुलवामा मणिपुर नोटबंदी किसान मर गए, उनके घर वाले क्या सोचते होंगे। और संजय सहगल लिख रहे हैं कांग्रेस बीजेपी के पिच पर क्यों खेलेगी, कांग्रेस अपने तरीके से सही चल रही है तभी तो बीजेपी रोने लगी है। बिल्कुल सही बात। रामफल राठौर जी लिख रहे हैं अभी यूपी में 8 में से 4 में आगे हैं। और जोशी जी तानाशाह के कार्टून पर क्या कहेंगे, ऐसा कह रहे हैं। और सुशील विश्वकर्मा जी लिख रहे हैं बनारसी पान खा गए बेईमान। एक लिख रहे हैं नीतीश कुमार एनडीए छोड़ सकते हैं या चुनाव के बाद पलटी मार सकते हैं। विकास बोरदोलईकर अब यह साबित हो गया कि चुनाव आयोग पर प्रधानमंत्री कार्यालय ही नियंत्रण करता है। राजीव कुमार के पास चेरी शायरी करने के अलावा और कोई काम नहीं, ऐसा लगता है चुनाव की तारीख भी पीएम ऑफिस नहीं तय की थी। हामिद अंसारी अपने तरीके से प्रतिक्रिया देते हुए समीर शर्मा मध्य प्रदेश की सतना और मुरैना सीट फंस गई है। और किरण जांकवार भ्रष्टाचार का मुद्दा चला नहीं इसलिए फिर हिंदू मुसलमान पर आए। एब्सोल्यूट जोशी जी आज आपने राम के बारे में नहीं बताया, अभी राम के बारे में बताने का अवसर जो है मिल रहा है जोशी जी को। जोशी जी एक स्क्रीन पर मैं आपको रख रहा हूं, देखिए अमरोहा, मेरठ, बागपत, अलीगढ़, मथुरा, बुलंदशहर, नोएडा, गाजियाबाद। तो इन सीटों में आपको कहां लग रहा है कि जैसे अमरोहा की बात करें, क्या अमरोहा में बीजेपी को हराया जा सकता है? अमरोहा तो मुस्लिम बहुल इलाका है, मुसलमान बीजेपी को वोट करते नहीं है, लेकिन वहां पर समाजवादी पार्टी के भी उम्मीदवार हैं, रुचि वीरा और बीएसपी के भी उम्मीदवार हैं। जी अनम्यूट हैं सर, आप म्यूट हैं, अनम्यूट करिए। अमरोहा में रुचि बीरा नहीं है, अमरोहा में दानिश अली लड़ रहे हैं सर। हाँ क्षमा कीजिए, दानिश अली, वो मुरादाबाद में रुचि बीरा है। जी हाँ, आपको रुचि में बड़ी रुचि है सर, लेकिन वो मुरादाबाद से लड़ चुकी, मतलब पहले चरण में मतदान हो चुका, हो गया। जी मैं थोड़ा सा मिस कर गया। जी मैं सर तस्वीरें भी लगी हुई हैं दानिश अली की। जी तो क्या लग रहा है दानिश अली को बाहरी प्रत्याशी समझ करके के बारे में पूछा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप इन 8 सीटों के बारे में पूछना चाहते हैं सर? हाँ बताइए। हाँ तो सर देखिए, आपने सबसे ऊपर अमरोहा लिखा हुआ है, फिर मेरठ, बागपत, अलीगढ़, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर और मथुरा है। देखिए फौरी तौर पर आप देखेंगे तो
आप कह सकते हैं कि ये सीटें परंपरागत तौर पर भारतीय जनता पार्टी की रही हैं। इसमें एक बागपत को छोड़ दीजिए तो बागपत भी पिछले 2 बार से भारतीय जनता पार्टी जीती है। ये आप अमरोहा बीएसपी जीती थी, दानिश अली जीते थे। लेकिन इस बार जो है वो आप 2 तरह से देखिए। एक तो आप देखिए इसको मंडल कमंडल के नजरिए से, मतलब जाति धर्म के वोटर्स जितने हैं अनुमानित, उसके आधार पर इसका आकलन करें तो एक अलग आकलन है। और अगर आप जो वर्तमान परिस्थितियां चल रही हैं और जिस तरीके से युवा जो है वो एक नई जाति नई धर्म के रूप में मतलब युवा धर्म जो उतरा है, वो युवा अपने भविष्य को देख रहे हैं और बहुत सारे लोगों का, खासतौर से दलित और वंचितों का जो भ्रम टूटा है और वो खतरे में नजर, उन्हें अपने खतरा नजर आता है कि ये संविधान बदल देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उनका जो मातृ संगठन है वो आरक्षण के खिलाफ रहे। संविधान बदलने पर या संविधान को खत्म करने पर उसके पास सबसे पहला अटैक वही आता है दिमाग में कि ये लोग किसी भी दशा में आरक्षण को बदलना चाहते हैं। मूल मंशा इनकी यही है। उसके ऊपर ये जैसे कोई खाल ओढ़कर आए हैं, कालनेमी की तरह रूप बदल कर आए हैं, तो ये अब जनता समझ रही है। इस पैटर्न पर अगर वोट होता है तो मुझे 1977 रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है। और ये इसमें जो परिणाम आएंगे वो मतलब जो हम आप चर्चा कर रहे हैं वो उससे कहीं आगे के परिणाम आएंगे। लेकिन अगर हम परंपरागत तौर पर विश्लेषण करें तो अमरोहा में इस वक्त दानिश अली जो है वो मुकाबले में है, मुकाबले से हटे नहीं है। और बसपा से वो इसलिए जीते थे क्योंकि वहां पर दलित और मुस्लिम जो एक कॉम्बिनेशन था वो जहां भी बन जाता था वो बसपा वहां पर जीत जाती थी। अमरोहा एक ऐसी सीट थी, सहारनपुर में भी यही हुआ था कि वहां पर बसपा ने जीती थी। बसपा ने 2019 में 10 सीटें जीती थी, उनमें से एक अमरोहा भी थी। तो ये जो है, अगर ये समीकरण अब बन नहीं रहा है, मुस्लिम जो है वो बसपा के साथ जाने को तैयार है नहीं। हम कुछ भी कहें, लेकिन वो जहां पर हमें उम्मीद थी कि वो चला जाएगा, जैसे बिजनौर पहले चरण में चुनाव हुआ, लेकिन वहां अब जो बातचीत हो रही है उससे पता चलता है कि मुस्लिम बसपा को गया नहीं, वो एक ही जगह पर इंटैक्ट रहा। आप पूछिए किसी से भी, 10-20 लोगों से बात कीजिए आप मुस्लिम क्षेत्रों में जो आपके जानकार हैं या जिनसे आप इस तरीके से थोड़ा ट्रेंड बदलता दिख रहा है ना जोशी जी, कि पहले होता था मुस्लिम वोटर्स विनेबिलिटी फैक्टर देख करके जो जीतने वाला उम्मीदवार होता था बीजेपी के खिलाफ उसको वोट किया करता था, उसको वोट देता था। अब लेकिन इस बार है कि चाहे जो हो जाए हम इंडिया गठबंधन नहीं छोड़ेंगे, ये वाली बात आ गई है। नहीं, वो इसके ऊपर जाइए आप, वो मतलब आप उनसे पूछिए तो वो कहते हैं इस बार का वोट राहुल गांधी के लिए, और राहुल गांधी इंडिया गठबंधन में है, इंडिया गठबंधन के लिए अपील कर रहे हैं, इसलिए वोट इंडिया गठबंधन के लिए। मुस्लिम इस बार किसी और को वोट देने की न मतलब बिल्कुल मूड में नहीं है, और वो सिर्फ और सिर्फ उसको अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा है कि हारो जीतो कुछ भी हो, इंडिया गठबंधन को मजबूत करो, कांग्रेस को मजबूत करना चाहता है कुल मिलाकर वो। ये बात आप बिल्कुल तय मान लीजिए। आप जाइए और बात कीजिए जो जमीन पर बैठकर पत्रकार, जमीन पर जाकर जो ग्राउंड में जाकर लोगों से मिलकर जो लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो उनसे पूछिए आपकी क्या क्या कह रहे हैं। तो इस तरीके से अमरोहा जो है वो वैसे सत्यपाल जाट है, सर आपको रोक रहा हूँ, एक मिनट। अमरोहा का जो जाट है वो आरएलडी के साथ नहीं है, मूल रूप से वो अलग तरीके से बिहेव करता है। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर और मेरठ का जाट अलग बिहेव करता है और अमरोहा की तरफ का जाट अलग बिहेव करता है। तो अमरोहा की सीट देखिए फंसी हुई है। मेरठ की सीट आपने लिखी है, वहां राम जी की राम राम पब्लिक करने वाली है, वहां कोई समीकरण नहीं है। आप कहें तो मैं समीकरण समझा दूं क्या है वहां के, बहुत स्पष्ट समीकरण है। लेकिन
आप मतलब नटसेल में ये है कि राम जी को राम राम कहने का मन मेरठ में बना लिया है मेरठ की जनता ने। और वैसे भी वहां कोई उनका परंपरागत जो समीकरण है वो नहीं है। यहाँ 52% हिंदू और 48% मुस्लिम है। मैं बार बार कहता हूं कि दलितों की संख्या यहाँ पे 9% है, जो बहुजन समाज पार्टी के पास जाएगा ही जाएगा। और बहुजन समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस की साइलेंट पार्टनर है इस बार, आप ये भी मान लीजिए। उस स्थिति में त्यागी वोट जो है, उन्होंने कैंडिडेट इस बार मुस्लिम नहीं दिया, जबकि मेरठ में वो हमेशा मुस्लिम देते हैं। यहाँ भी मुस्लिम और दलित मिलकर चुनाव जीत जाते हैं, तो उन्होंने त्यागी को दिया है। त्यागियों के 1.5 लाख वोट हैं, जिसमें से 1 लाख करीब पोल होंगे। और अनुमान ये है त्यागियों का, त्यागी संगठनों से और त्यागी समुदाय के लोगों से बात होती है कि कम से कम 60% वोट त्यागियों का बसपा को जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस का यहाँ पर करीब 50,000 वोट है जो निकल आता है। तो ऐसी स्थिति में पिछली बार जब 6,500 वोटों से राजेंद्र अग्रवाल जीते थे भारतीय जनता पार्टी के, इस बार सारा की सारा भारतीय जनता पार्टी का एक खेमा भारी प्रत्याशी को हराने के लिए अंदर खाने काम कर रहा है। तो यहाँ मेरठ में भारतीय जनता पार्टी जो रामानंद सागर वाले राम जी को लाई थी, उनको जनता राम राम कह देगी, ये आप 4 जून को देख लीजिएगा। बागपत में आरएलडी के कैंडिडेट बहुत अच्छे और बहुत सज्जन व्यक्ति है, राजकुमार सांगवान, और वो हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र भी हैं। चिरी युवा है वो, आज भी 60 पार करने के बाद भी छात्र नेता है और फकीर टाइप है, फक्कड़ है। अब वो बागपत से, उन्हें पहली बार उन्होंने कभी लोकदल छोड़ा नहीं, चौधरी चरण सिंह की पार्टी के साथ बने रहे फिर लगातार। तो उनको बागपत से इस बार टिकट मिला है, दिया गया है, क्योंकि जयंत चौधरी की पत्नी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि वो खुद वहां से जयंत चौधरी की पत्नी को लड़ा दिया जाए। और राजकुमार सांगवान को के साथ में ये था कि कार्यकर्ता उनसे रुष्ट हो रहे थे भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए, तो उनको वहां से टिकट देके कार्यकर्ताओं को कि नहीं मैं कार्यकर्ताओं के साथ हूं, उनका हित पहले दिया है। लेकिन वहां भी दिक्कत दूसरी है कि वहां भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी के जो कार्यकर्ता है उनके बीच समन्वय नहीं है, लठ चल रहे हैं दोनों के बीच में। फिर वहां पर जाट से ज्यादा वोट जो है मुस्लिम्स के हैं और ब्राह्मण वोट बहुत अधिक है, वहां जैन वोट बहुत अधिक है। तो वहां पर कुछ समीकरण अभी गुर्जर वहां पर काफी है, इसके अलावा और पिछड़ी जातियों के हैं। तो ये सीट अभी बागपत फंसी हुई है। अलीगढ़ में फंसी हुई है, अलीगढ़ में संघर्ष अच्छा है। मथुरा में हेमा मालिनी वहां पर इस बार भी जीतती हुई नजर आ रही है। उसका कारण अलीगढ़ के बारे में, कांग्रेस ने अलीगढ़ के बारे में एक प्रतिक्रिया में दिखाना चाह रहा था आपको। सत्यपाल सिंह लिख रहे हैं कि अलीगढ़ में इंडिया समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी भारी बहुमत से जीत रहा है। हाँ, वो बहुत अच्छा लड़ रहा है सर। मैंने आपसे पर्सनल बातचीत में भी कहा था कि अलीगढ़ बहुत अच्छा लड़ रही है कांग्रेस। और मथुरा में भी देखिए प्रत्याशी बहुत अच्छा लड़ रहा है, गली गली हर घर जा रहा है। वो रिजल्ट क्या होगा अगर हम परंपरागत रूप से देखें तो ये है कि भाई उसके पास पैसा नहीं है, कांग्रेस के पास भी फंड नहीं है, कांग्रेस के सारे फंड सीज कर लिए हैं। तो अब मथुरा में जो है उसके पास चुनाव लड़ने को, घूमने को, रोड शो करने को भी पैसे नहीं है, वो पैदल घूम घूम कर काम कर रहा है। और ऐसी स्थिति में हेमा मालिनी के पास बहुत फंडिंग भी है और एक दूसरी चीजें भी हैं। तो वहाँ जो इक्वेशन बनता है उसमें मैं एज जो है वो हेमा मालिनी को देता हूँ। लेकिन जो बात मैंने पहले कही वो बरकरार है, युवा वाली सर, वो सभी पर लागू होती है। वो 1977 रिपीट होगा तो ये सारे हमारे और आपके समीकरण ध्वस्त हो जाएंगे। आप देखेंगे एक सिरे से भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होता हुआ चला जाएगा। लेकिन अभी की जो बात है उसमें मैं आपको बता रहा हूँ, बुलंदशहर में भी मैं भारतीय जनता पार्टी को देता हूँ कि वहां पर वो जो समीकरण है उसमें तीन जो समुदाय हैं, जो 3 जातियां हैं जो बड़ा गणित फैलाती हैं, वो है ठाकुर है यानी राजपूत, और दूसरा जाट है, और तीसरा लोधे हैं। लोधे बैकवर्ड है। लोधे कल्याण सिंह भी लोधा जाति से आते थे और कल्याण सिंह कहा करते थे कि मैं बुलंदशहर से अपना कुत्ता भी खड़ा कर दूंगा तो वो भी जीत जाएगा।
ये कहा उन्होंने कल्याण सिंह ने, तो लोधे हैं। तो अब क्या है कि जो लोधा है, अब वो उस राजपूत का तो ये है कि वो अन्य सीटों की तरह जैसे विरोध करता हुआ आ रहा है, साइलेंट है, वो या तो वोट डालने नहीं जा रहा है तो नोटा दबा रहा है या इंडिया गठबंधन को दे रहा है। तो बुलंदशहर, लेकिन फिर भी मैं बुलंदशहर में तमाम परिस्थितियां होते हुए भी आज की स्थिति में जो है परंपरागत जो 2010-19 वाली स्थितियां हैं, उसमें ये तीनों सीटें बुलंदशहर, नोएडा और गाजियाबाद में मैं एज देता हूं बीजेपी को। लेकिन देखिए, जनता चुनाव जिताती है, जनता चुनाव हराती है। उसमें मेरठ और बागपत जो है वो गठबंधन और अलीगढ़ 3 सीटें गठबंधन मजबूत है, और बाकी जगह पर 5 जगहों पर नहीं, अमरोहा भी मजबूत है, 4-4 में मजबूत है और 4 में कमजोर है। लेकिन कमजोर कौन है? कमजोर मजबूत तब है जब जनता वोट देती है, और जनता अगर मुद्दों पर वोट दे रही है, इस बार संविधान को बचाने के लिए वोट दे रही है। इस बार जोशी जी नोएडा भी अलग तरीके से वोट करने जा रहा है। गौतम बुद्ध नगर में महेश चंद्र जो उम्मीदवार है, डॉक्टर महेश जी मंत्री भी हैं, उनके खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। पार्टी लाइन से हट करके लोग उनका विरोध कर रहे हैं। इवन ब्राह्मण उनको वोट देने को तैयार नहीं, जबकि वो स्वयं ब्राह्मण जाति से हैं। भूमिहार जो त्यागी समुदाय है वो तो खिलाफ की ठान ही चुका है। नहीं, त्यागी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खिलाफ खड़ा हुआ है जी। और गुर्जर भी वोट देने को तैयार नहीं है, जाट भी वोट देने को तैयार नहीं है। जो वोटर है उनका शहर में ही दिख रहा है। गांव के इलाकों में तो गौतम बुद्ध नगर में आज बहुत जबरदस्त विरोध है, इसलिए नोएडा भी फंसी हुई सीटों में है बीजेपी के लिए। नहीं, ऐसे तो गाजियाबाद भी फंसी हुई सीट है। अगर राजपूत वहां पर किस तरह का बिहेव करते हैं ये पता चलेगा। फिर वहां पर दरअसल गाजियाबाद में वर्टिकल सिटी इतने हो गए, कंक्रीट के जंगल इतने खड़े हो गए हैं, उसमें जो एक नया गाजियाबाद बसा है वो भारतीय जनता पार्टी को ऑक्सीजन देता है। ये अभी हमारी समझ से बाहर है गाजियाबाद और नोएडा, इसलिए मैं जो मेरी समझ में नहीं आ रहा है और मुझे 1% भी डाउट है उसमें मैं वो एज दे देता हूं दूसरी भारतीय जनता पार्टी को कि भैया ये इनके पास में ये सक्षम है, ये बूथ मैनेजमेंट में सक्षम है, इनके पास पन्ना प्रमुख है, इनके पास ये है, इनके पास चुनाव आयोग है। सबसे बड़ी बात है सर, जहां 5,000 का मार्जिन होगा ना, 5-7 हजार से कोई जीत रहा होगा, वहां आप ये तय मान लीजिए कि वो सीट हार जाएगा इंडिया गठबंधन। 5,000 के मार्जिन वाली सीटें, कोई वो जितनी भी जीत हार 5,000 के आसपास के मार्जिन की होंगी, थोड़ा बहुत मतलब 1-आध हजार ऊपर नीचे, वो सारी वो सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही होगी। पिछली बार का भी रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए आप। कम मार्जिन वाली सीटें भारतीय जनता पार्टी क्यों जीतती है? जी जोशी, एक हमारे मित्र केपी मलिक जी ने ट्वीट किया है कि राजपूतों के भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलने के बाद जाट लैंड के जाटों ने भी भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पहले चरण की वोटिंग के बाद जाट समाज भी राजपूतों की राह पकड़ता नजर आ रहा है। जाटों के मुताबिक भाजपा के किसानों के प्रति दमनकारी तथा अन्यायपूर्ण रवैये के खिलाफ रोष व्याप्त है। ये खबर भी है, मैंने ऐड ऑन किया आपकी बातों में। जी जोशी जी, तो मैं यही कह रहा हूं कि सर ये बार ये चुनाव जो है ना, कम मार्जिन वाली सीट है, वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। कैसे जीत जाती है ये सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से जीत जाती है, क्यों जीत जाती है, लेकिन जीत जाती है, ये सत्य है ना। हम इफ एंड बट में ना पड़े, इसलिए मैं उन सीटों को देख रहा हूं जहां पर मार्जिन 10,000 से ऊपर का है, वो सीटें मैं बोलता हूं कि ये जीत रहे हैं। जैसे मेरठ सीट है, वहां 10,000 से ऊपर के मार्जिन से बीजेपी हार रही है। तो बहुत मतलब अब इस चर्चा को समाप्ति की ओर ले जाने से पहले मैं एक बार फिर प्रियंका गांधी की उस बाइट को दिखाना चाहता हूं जिसको मैं मास्टर स्ट्रोक मान रहा हूं, जिसको मैं मान रहा हूं कि इस बाइट ने नरेंद्र मोदी जी को ऐसा जवाब दिया है कि पूरे चुनाव की बाजी पलट गई है। की बहकी बातें पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है।
55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है, किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। कि बीवी को का वस्त्र हरण करके पूरे देश के सामने चलाया। मोदी जी चुप थे, कुछ नहीं बोले, उसके मंगलसूत्र के बारे में नहीं सोचा उन्होंने। तो इस तरीके से आज की चर्चा को यहीं विराम देने का वक्त, और हम सभी अपने साथियों को, दर्शकों को आभार जताते हैं। हरिशंकर जोशी जी, आपका बहुत बहुत आभार। हमारा YouTube चैनल प्रणाम इंडिया अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए, ताकि हमारे और आपके बीच बातचीत का ये सिलसिला और मजबूत हो। और कभी कभी सुपर स्टिकर भी दे दिया कीजिए, अच्छा लगता है देखना। नमस्कार। नमस्कार।